नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 बड़ी खबरें, जिसमें हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां आज पीएम मोदी ने रैलियां की हैं ताबड़तोड़। 3 रैलियां पीएम मोदी की आज होनी है और रैलियों के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल एंड पार्टी की ओर से भी पीएम मोदी पर जवाबी हमला किया गया है। बिहार चुनाव के बाद बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हवा की गुणवत्ता काफी कम दर्ज हुई है, आपको बता दें, और लोगों को सांस लेने में दिल्ली में काफी तकलीफ हो रही है। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की, जिस पर एफएटीएफ कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। क्या होगा पाकिस्तान का, क्यों नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान, इन सभी 3 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी सभाओं की शुरुआत की। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभा करने के बाद पीएम मोदी गया पहुंचे, जहां उनके साथ मंच पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मौजूद रहे। गया में भी पीएम मोदी के निशाने पर महागठबंधन रहा और पीएम ने कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, अब बिजली की खपत बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में बिहार को अराजकता के दलदल में ढकेल दिया गया था। यहाँ कई साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन्हें उस वक्त का अंदाजा नहीं है। आज नया बिहार बनता देख रहे हैं। पहले इसकी कल्पना तक सिर्फ की जाती थी। उस दौर में लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कमाई का पता न चल पाए, यानी कि लेकिन आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। लालटेन का बार बार इस्तेमाल करना लालटेन शब्द का सीधा ये बताता है कि पीएम मोदी किस तरीके से आरजेडी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वहीं पीएम मोदी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, दूसरी तरफ नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रैली करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। यहां रैली के दौरान राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला भी उठाया। तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की ये पहली चुनावी रैली थी। राहुल गांधी ने कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल यह है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा पर बिहार के युवा अपना खून पसीना देकर जमीन की रक्षा करते हैं। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है और हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोल करके हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। वहीं प्रवासी मजदूरों के पलायन का मसला भी राहुल गांधी ने उठाया। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी ने मदद इन लोगों की नहीं की, ये कहना है राहुल गांधी का। और उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप मंच से एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी। फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के
प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं बिहार से। मिथिलेश, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार की जनता को लालटेन नहीं चाहिए, तो वहीं पर महागठबंधन से राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा और साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सेना को लेकर के और चीन को लेकर के बिहार की जनता को भी बरगला रहे हैं। मिथिलेश, अभी देश के शीर्ष नेता यहाँ पे पधारे हुए हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी भी मौजूद है। इन दोनों की जो शब्द बाण है वो एक दूसरे की टकराव की स्थिति जरूर बना करके रखा है। जहाँ एक तरफ 15 साल पूर्व की बातें कही जा रही है, तो उस समय लालटेन युग कहा जाता था, लोग अपनी सड़कों पर नहीं उतरा करते थे, किसी स्थल पर जाने के लिए आपको सोचना पड़ता था। इन तमाम बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने 15 साल पूर्व के पति पत्नी का जो राज हुआ करता था, यानी कि राजद की राज की बातें उन्होंने पुरानी बातों को सामने में लाया है। उसी में राहुल गांधी ने भी इनको नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने चीन की बातों को लेकर के, यानी कि सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बातों को उठा करके इन्होंने लेकर आया और बिहार की समर में, चुनावी समर में उतारा है। एक तरफ जहां चीन की बातें कह करके उन्होंने सेना के अपमान की बातें कहा है, तो दूसरी तरफ लालटेन युग की बातें कह करके एक दूसरे पर पक्ष और आरोप और प्रत्यारोप की दौड़ दोनों ने जारी रखा है। लेकिन इन तमाम जगहों पे सबसे अहम बात जरूर ये रहा है कि आरोप प्रत्यारोप में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का अपनी शब्द की बाण, खास करके 15 साल के पूर्व की बातें कह करके 15 साल के विकास के दौर की बातें कहे हैं, उसमें इनकी एक अहम बात सामने में यही आई कि आगामी जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में एनडीए अपनी मजबूती से खड़ा है और इन तमाम जो खास करके महागठबंधन की जो समर है उसमें इन्हें कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस जो पतन की तरफ रुझान है, तो वही 15 साल के पुराने लालटेन की युग अब समाप्त हो चुका है। दोनों की स्थितियां अभी नाजुक है, लेकिन अभी विकास के दौर है, विकास के दौर में हम सारे शामिल है और अभी जितने भी जनता है वो विकास चाहती, तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रुझान अपने एनडीए की तरफ ले जाने के लिए वे तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मिथिलेश आपने सारी बातें रखी, वहीं पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को छोड़ा नहीं है। जहां उनको मंच मिला वहीं मंच से राहुल गांधी खूब गरजे। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि बिहार की जनता, देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो काम करते हैं तो अंबानी और अडानी के लिए, ये कहते हुए कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री मोदी पे। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे उनको शब्द बाण है, शब्द बाण में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से जारी रहेगा ही। खास करके राहुल गांधी ने जो सेना पर लगाया कि अपमान करने की बात है, वही आपके सीधे धनाढ़ वर्गों को खास करके बढ़ाने की बातें भी कही। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि नरेंद्र मोदी के ऊपर में आरोप लगाते हुए कहा कि एक वर्ग ऐसा भी है जहां पर सबसे ज्यादा उनकी जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन गरीब तबके, दलित तबके लोगों को इन्होंने कभी भी आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है। यानी एक तरफ ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरीके से धनाढ़ वर्ग को वे साथ देना चाहते हैं, व्यवसायी वर्ग को साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में दलित, महादलित और गरीब तबके जो लोग हैं उनको कभी भी वो साथ नहीं दिए हैं, झूठ बोले हैं। आरा में जब वो आए थे तो 1.25 लाख करोड़ की जो पैकेज की बात उन्होंने कहा था, वो पैकेज भी झूठे निकले थे और किसी भी तरह का कोई आज तक उन्होंने मदद नहीं किया है। और उसी में वहीं पे आपका नरेंद्र मोदी का भी यही कहना था कि लालटेन युग का भी युग अब नहीं रह चुका है। यहाँ पर सिर्फ विकास के दौर है, विकास के दौर में यहाँ का जनता चाहते हैं, विकास यहाँ चाहिए, अब विकास का ही वोट मिलेगा। तो दोनों तरफ की आरोप प्रत्यारोप के दौर में निश्चित तौर पे अपने आप का एक अनूठा राजनीतिक कही जाएगी। बिहार की विकास की बात तो छोड़िए, दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि आज की बिहार में जिस तरीके से दिग्गज नेताओं की आगमन है, उस आगमन पे आज जनता काफी लुत्फ उठाने में भी लगे हुए हैं। कई ऐसे स्थल भी हैं। मिथिलेश, ये तमाम बातें जो आप रख रहे हैं ठीक है मिथिलेश, लेकिन अब की जनता मूर्ख नहीं है, आज का वोटर मूर्ख नहीं है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल साफ जानता है कि किसने
हमारे राज्य के लिए काम किया है, किस सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है। भले ही कुछ वोटर्स हों जो नए हों, जो पहली बार इस बार वोट देने जा रहे हो, लेकिन वो भी समझदार है। पहले की तरह अब ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी ना मिले, आपको ज्ञान ना हो। तमाम जानकारियां आपको मिल जाती, इंटरनेट पे सब उपलब्ध होता है कि किसने क्या काम किया था। वहीं लेकिन इस बात को भी सामने रखा है और ये जो वोटर्स हैं वो इस चीज को मान के चलेंगे कि कोरोना काल में जिस तरीके से नीतीश सरकार ने काम किया है, जो परिस्थितियां थी बेहद खराब थी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी कितनी बातें कर लें कि लालटेन का युग चला गया, चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी भी नीतीश सरकार में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। तमाम पुलों के ढहने की बातें सामने आई। कोरोना काल में डॉक्टर्स को ट्रॉली पे बैठ करके जाना पड़ा। बरसात आई हो, बाढ़ आई हो, उसमें ट्रॉली में डॉक्टर्स बैठ करके गए। कोरोना के जब हुआ तब जब प्रवासी मजदूर आए तो बेचारे पैदल चल चल करके आए। तो स्थितियां अभी की भी आकलन किया जाएगा ना। जो बीत गया वो तो बात गई, जो बीत गया वो बात गई, लेकिन अभी की जो ताजा स्थितियां हैं उसको देख करके भी वोटर तभी सोच समझ के वोट देगा। तो इस बार वोटर को मूर्ख समझना बहुत बड़ी गलती करेंगी राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार का वोट है, एक बात और भी स्वाति कहना जरूर चाहेंगे कि यहाँ बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो लोग हैं, वो उनकी मर्म समझना थोड़ी सी अलग हो जाया करता है। यहाँ जातिगत तौर पे यहाँ वोट देते हैं, दलगत तौर पे वोट देते हैं, राजनीतिक समीकरण को समझने की प्रयास ये लोग कम करते हैं। लेकिन यहाँ अभी जो स्थिति है, जो एक जो क्षेत्र है, खास करके आप कह सकते हैं, जो आज इंटरनेट की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम लोगों के अंदर रुझान है, कितनी विकास की दौर रहा है, कितने हमारे ऊपर में खर्च किए हैं सरकार ने, इन तमाम दौरों को लोगों ने तो देखा ही है। लेकिन यहाँ जो जातिगत की स्थिति कही जा सकती है, वोट बैंक की खास करके, उसमें उसको इनकार नहीं किया जा सकता। आप दलित महादलित की बातें आप करते तो यहाँ पर एक तरफ लोजपा भी अपने लेकर के खड़ा है, तो दूसरी तरफ में आपकी राजद भी लेकर के अपने खड़ा है, तो इधर महागठबंधन भी अपना लेके खड़ा है। तो ठीक है मिथिलेश, आप कह रहे हैं जातिवाद की बात कर रहे हैं, आप तमाम समीकरणों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप जनता के बीच जाते होंगे। आपने अभी वहां पर क्या माहौल देखा? क्या जनता अभी भी नहीं जागी है, जातिवाद में ही फंसी हुई है, अपर कास्ट लोअर कास्ट इसी में ही फंसी हुई, या फिर जनता अब सजग हुई है कि हमें विकास के ऊपर वोट देना है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी हमारे लिए विकास करेगी? क्या माहौल दिख रहा है आपको? वहां पे जनता से आप बातचीत करते होंगे, आम जनमानस से आपकी बातचीत होती है, आपको क्या माहौल हो रहा है? इस रैली के अलावा भी क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिहार की जो मर्म है, हम लोगों ने समझने के कई स्थल में, कई जिलों में भी जाकर के देखे हैं। वहां के जो लोग हैं आज भी पुरानी बातों को याद कर करके शहर से जाते हैं। उनको लगता है, डर लगता है इस विषय पे कि 15 साल जब राज्य हुआ करता था, उस समय खास करके राजद का, तो उस समय सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, बिजली नहीं रहा करते थे, लालटेन युग हुआ करता था, डिबरी पर जला करके हम लोग पढ़ाई किया करते थे, शिक्षा की भी अभाव हुआ करता था। तो वे पुराने जो विचारधाराएं थे, पुराने जो युग हुआ करते थे 15 साल का पहले का, तो निश्चित तौर पे एक डर कुछ समाया हुआ है। 15 साल नीतीश कुमार के साथ में रह करके कुछ विकास के अंश तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी हालात कोई खास अच्छे नहीं दिखते। आज भी आपराधिक बड़े हुए हैं, शिक्षा की अभाव अभी भी दिखाई देता है। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो 15 साल पूर्व की और 15 साल बाद की कहानी को लेकर के अगर चले तो अंशतः ही दिखाई पड़ता है कि एक विकास की रोशनी दिखाई दिया है। लेकिन जो हालात है अभी, खास करके जातिगत की बातें करें तो जातिगत खास करके बिहार का एक सबसे, ठीक है, आपसे हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे मिथिलेश, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां,
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली में आबोहवा खराब हो गई। वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी के चलते दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो गई है, जहरीली हो गई है दिल्ली की हवा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आने वाले समय में हालात और बदतर होने की आशंका है। DPCC के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता स्तर 337, RK पुरम में 333 और रोहिणी में आपको बता दें 391 और पश्चिमी दिल्ली में ये 390 जा पहुंचा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में चला गया है। वहीं वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान पर शोध करने वाली संस्था सफा इंडिया ने चेताया है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ सकता है। दिल्ली और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता खराब रही है, जबकि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा में बेहद खराब श्रेणी में ये पहुंच चुका है। आपको बता दें दिल्ली से सटे हुए ये शहर हैं और मौजूदा स्थिति में प्रदूषण बढ़ने के लिए स्थानीय कारण अधिक जिम्मेदार है। लेकिन हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी चिंताजनक है। दरअसल सर्दियां जैसे जैसे करीब आती हैं, दिल्ली NCR की आबोहवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। शुक्रवार को भी दिल्ली NCR जहरीले धुंध की चादर में लिपट गया। हाँ जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में थोड़ा, इसलिए साइकिलिंग कर रहे हैं हम आजकल। अपने घर से यहाँ पे इतने दूर इंडिया गेट घूमने आते हैं थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। विजिबिलिटी कम हो गई है क्या? हाँ आपको जी इंडिया सर। गेट यहाँ से आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो कैसे सर एक्चुअली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी पहले दिखता था इंडिया गेट, अब दिखना बंद, विजिबल होना बंद हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस काम में। मतलब बहुत लोगों को डेथ हो जाती है इस चीज़, अस्थमा होता है लोगों को, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, हर साल की ये समस्या है कि दिल्ली में आबो हवा खराब होती है, पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है, वहीं साथ ही साथ दिल्ली में भी जो पोल्यूशन है, यानी कि जो गाड़ियों का पोल्यूशन निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, साथ ही साथ जो AC चल रहे थे उन सब से भी प्रदूषण होता है। और फैक्ट्रीज से जो प्रदूषण निकलता है, जो खराब हवा निकलती है, गंदा पानी निकलता है, वो सब भी नालियों में जा करके वो भी प्रदूषण का अलग लेवल है। तमाम चीजें एकत्रित होती हैं और भुगतान करना पड़ता है दिल्ली NCR की जनता को अपनी फेफड़े खराब करके। राजीव, देखिए बिल्कुल कभी जिस तरीके से आपने कहा कि जनता को नुकसान होता है, सीधे सीधे कहे तो जनता को ही नुकसान होता है, क्योंकि सरकारें तो एक गाइडलाइन बना देती हैं, फॉलो करवाने के लिए अधिकारी बिठा दिए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो हर बार की तरह देखा जाता है कि लगातार पराली जलती चली जा रही है और लोग जो किसान है वो पराली जला भी रहे हैं। और अधिकार यहाँ तक कि कह सकते हैं राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी दिया जा चुका है कि वो पराली ना जलाएं और जो पराली लोग बाग जला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जुर्माना भी किया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी भी मिल रही है हरियाणा के अंदर लगभग 129 किसानों के ऊपर कह सकते हैं जुर्माना किया गया है पराली जलाने के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकारें कोशिश कर रही है। राजीव इस बात को भी समझना होगा, हर बार किसानों के ऊपर आप जा करके बात डाल दें, वो पहले ही परेशान है। किसान एक ऐसा वर्ग है जो पहले ही परेशान है अपनी फसल को लेकर, MSP को लेकर, तमाम ताजा विवाद जो चल रहे हैं उनको लेकर के। यहाँ पे सरकार को भी तय करना होगा कि पराली की खरीद हो और उसका जो निस्तारण हो, चाहे वो गौचारा को, जो गायों को चारा डाला जाता है उसके लिए हो, चाहे बाकी पशुओं के लिए चारा डाला जाता है उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, या अन्य चीजों के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। जो प्रोसेसिंग है वो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम तब किसान इसको जलाने को मजबूर नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, ऑड इवन की क्या स्थिति है दिल्ली में? हर बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब से आई है वो ऑड इवन का रूल लागू करती है। क्या अभी ऐसा कोई नियम की बात उठी है?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आप पराली जल रही है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता क्या कहें या दिल्ली एनसीआर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती चली जा रही है, और कहीं खासी तौर पर दिक्कतें आ रही हैं। मगर कहीं ना कहीं जो बात करें कंट्रोल की, यानी कि दिल्ली सरकार जो नियम बना रही है, यानी कि हर बार ऑड इवन लेके आती है और हर बार कहा जाता है कि गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने में काम करता है। और कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री लेवल का जो जैसे चिमनियों से धुआं निकलता है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि इस बार भी शायद ऑड इवन दोबारा से लेके आया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से ऑड इवन लेके आएंगे या फिर यह कहें जो सिविल डिफेंस के जवान से रेड लाइट पे खड़े किए गए हैं, जाकि जो भी गाड़ियां आती है जो रेड लाइट पे रुकती है उनको ऑफ कराने के लिए बोला जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये हर तरीके से कोशिश जरूर है, मगर ये कोशिश हर बार कारगर होती है, ये सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक राज्य सरकारें जब तक कड़े कदम नहीं उठाएंगी, या तो ये कहें कि सीधे सीधे कहें राज्य सरकारें जब तक अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, इसी तरीके से ठीक है, लेकिन अधिकारी कुछ भी कर ले राजीव, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो जनता है थोड़ा सा वो भी सजग रहे और वो भी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे। राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली राजधानी और वहां पर अगर आबो हवा खराब होती है तो वहां रहने वालों को, बल्कि साथ ही जो अन्य राज्यों के शहर है दिल्ली एनसीआर में, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप लोगों को भी तय करना जरूरी, जब आप रेड सिग्नल पे खड़े हो अपनी गाड़ी बंद कर लें, उसका जो ईंधन है वो ना चले, ताकि पोल्यूशन में जितना सहयोग हो सके उसे कम करने में अपना सहयोग दें। रुक करेंगे अगली खबर का। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की पूर्ण बैठक, आपको बता दें आखिरी दिन आज उसका है, यानी कि 23 अक्टूबर को यह अहम फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर उसको ब्लैक लिस्ट करना है। वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह बने पाकिस्तान पर यह अहम फैसला आने से पहले आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण देने और उनकी फंडिंग रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के आरोप पर भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को आईना दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया के सामने पर्दा उठाया और बताया कि पाकिस्तान ने 27 में से सिर्फ 21 बिंदुओं पर काम किया है और अभी वहां आतंकियों को पनाह दी जा रही। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल जैश-ए-मोहम्मद की मुखिया और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है पाकिस्तान। भारत ने आरोप यह भी लगाया कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई इकाइयों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि FATF के 6 ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के 27 में से सिर्फ 21 बिंदुओं पर ही काम किया, 6 बिंदुओं पर काम नहीं किया गया। ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकी इकाइयों और लोगों को पनाह दे रहा है और उससे संयुक्त राष्ट्र परिषद के बताए मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ से।